वो दाएं से बाएं सर को ज़ोर ज़ोर से हिलाती, पसीने में शराब बूर हो रही थी, जिस्म ठंडा पड़ रहा था। वो शफ़ाक भेड़िया उसके वजूद को नोच नोच कर रौंद रहा था, उसके मुंह पर हाथ रखे उसकी चीखों का गला घूंट रहा था। वो अपनी मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वो दोनों हाथ पैर चिल्लाती खुद को उस दरिंदे की कैद से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। आतिश बलोच जो इशा की नमाज अदा किए ऑइंटमेंट लिए उसके ज़ख्मों पर लगाने आया, उसके छूने से ही वो गहरी नींद में भी होश खो रही थी। उसने हैरत से उसे देखा। ससी, नरमी से उसका नाम पुकारते वो उसके करीब आया था। नहीं, मुझे नहीं। उसकी सांसें उखड़ रही थी, वो बुरी तरह लरसती सिसक रही थी। ससी, क्या हुआ? आंखें खोलो, बताओ मुझे क्या हुआ है। वो उसकी हालत देखकर परेशान हुआ था। वो उसकी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। वो शायद भागना चाह रही थी, लेकिन रात की ली गई पुरसकून मेडिसिन का असर था कि भागना तो दूर, वो आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। नहीं, मेरे पास नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। वो बुरी तरह चीख रही थी। आतिश के लिए ये सूरत हाल संभालना मुश्किल नहीं था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो रोज़ाना रात को नींद में यूं ही डर जाती और आपे से बाहर हो जाती। मुझे दर्द हो रहा है बहुत, मम्मा, अम्मा। वो तकलीफ़ से बिलबिलाती अपनी माँ को पुकार रही थी। ससी, कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ मुझे। उसने ससी के हाथ को थामकर नरमी से पूछा। अम्मा, अम्मा सा मुझे बचा लो, मुझे दर्द। वो ख्वाब में भी धाड़े मार मार कर रो रही थी। ससी, आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो मुझे, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं। मैं आपका मुहाफिज, आपका शोहर हूँ। नहीं, करीब नहीं आओ, खुदा का वास्ता है, करीब नहीं आओ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो आंखें नीचे थर थर काँप रही थी। नाजुक सरापा होले होले लरस रहा था, उसका जिस्म जख्मों से चूर था। आतिश बलोच ने फिलवक्त उसे होश दिलाने का सबब किया। उसने साइड टेबल पर मौजूद जग उठाकर उसमें से पानी मुट्ठी में भरा और छींटे उसके चेहरे पर मारे। ससी ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और हैरत ज़दा नज़रों से उसे देखने लगी। मैं हूँ, पहचानो मुझे। उस चेहरे को वो कैसे भूल सकती थी? यही तो था उसके ख्वाबों का शहजादा, छोटे सरकार। उसके लबों से अपना मखसूस नाम सुन आतिश बलोच को कुछ हुआ। देखो, क्या मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा कर सकता हूँ? आतिश बलोच ने वहीं खड़े हुए पूछा। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था। उस शहजादे ने तो कभी ससी को मैली आंख से तो क्या नज़र भरकर नहीं देखा था। मेरा दिल बंद हो रहा है। वो उसे देखती अपनी कैफियत बताने लगी। आतिश बलोच ने देखा उसका सांस फूला हुआ था। डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होने दूंगा। वो नरमी से बोला। मैं तो सिर्फ तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाना चाहता था। उसकी आंखों में खौफ कुछ कम होते देख वो एहतियात से उससे कुछ दूरी पर बेड पर बैठा। वो उठकर बैठी, दुर्सीदा निगाहों से उसे देखने लगी। आतिश बलोच ने फासला समेटना चाहा। वो पीछे खिसकती हुई बैकग्राउंड से जा लगी और कंफर्टर को खींचकर खुद को ढांप लिया। नहीं, मुझे नहीं लगवानी दवाई। वो सहमी हुई हिरनी की मानित लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। ससी, मैं तुम्हारा महरम हूँ और मैं ये हक रखता हूँ तुम पर। तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें हाथ लगाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। कुछ गलत नहीं कर रहा मैं, मुझे इजाज़त दो सिर्फ मरहम लगाने की। वो निहायत रसान से उसे समझा रहा था। ससी के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। जैसे जैसे मरहम लिए वो करीब हो रहा था, उतनी उसकी गिरफ्त अपने ऊपर लिए कंफर्टर पर सख्त हो रही थी। दो इजाज़त। आतिश ने अपना हाथ उसके आगे किया। उसकी बात पर वो कुछ लम्हों तक उसे सांस रोके देखती रही, फिर धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। आतिश बलोच ने उसके यख बस्ता हाथ की लर्जिश वाज़े महसूस की। उसके लबों को मुबहम सी मुस्कुराहट ने छुआ था। उस लम्हे उसने आगे बढ़कर उसके शानों से बाल हटाकर उसे कैचर से मुकीद किया। कल ही तो सस्सी के लिए बाहर से कुछ ज़रूरत का सामान लेकर आया था, जिसमें उसके लिए कपड़े, जूते और मज़ीद कुछ सामान था। उसने गर्दन के ज़ख्मों पर मरहम लगाई तो सस्सी ने अपनी आंखें ज़ोर से मींच ली। मुझ पर यकीन है ना? आतिश बलोच ने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा तो सस्सी ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसके बलोरी नैना छमछम बरसने लगे। जवाब में ख्वाब किसी कैफियत में वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में भी दर्द हलकोरे ले रहा था। मुस्कुराहट उधार देना ज़रा, कुछ सितारे खरीदने हैं मुझे। एक आंसू का मोल क्या लोगे? आज सारे खरीदने हैं मुझे। बोल तितली के दाम कितने हैं? रंग प्यारे खरीदने हैं मुझे। मैं खुशी में जो बेच आया था, गम वो सारे खरीदने हैं मुझे। ज़िंदगी के ज्वार भाटे से कुछ शरारे खरीदने हैं मुझे। मैं समंदर खरीद बैठा हूँ, अब किनारे खरीदने हैं मुझे। उसने धीमे से आंच दे दे लहजे में कहा। कंफर्टर हटाओ, नरमी से कहता वो उसके करीब हुआ। छोटे सरकार, ये ना करें, आपको खुदा का वास्ता। उसके हाथ कंफर्टर पर देख वो नए सिरे से सिसक उठी।
तुम्हें अपना महरम बनाने का मकसद यही था कि तुम्हारे हर ज़ख्म पर मरहम मैं खुद लगाना चाहता था। तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई जवाज़ नहीं। जैसे ही आतिश ने उस पर से कम्फर्टर पीछे हटाया, उसने टांगें समेट ली और गुर्बज़दा आवाज़ में रोने लगी। मत करें ऐसा सरकार, मेरा ज़ख्मों से चूर चूर वजूद इस काबिल नहीं रहा कि आपकी पाकीज़ा नज़रें उसे देखें। आतिश बलोच चकरुक उसे देखे खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। सरकार, मुझ जैसी दागदार को आपने अपना नाम दे दिया, उसके लिए पहले ही बहुत एहसानमंद हूँ मैं। मुझसे ऐसा बर्ताव ना करें वरना मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा। वो उसकी नरमी पर तड़प रही थी। वो तो सब जानता था कि उसके साथ क्या हुआ, फिर कैसे इतना पुरसकून था, कैसे कबूल कर रहा था उसके दागदार वजूद को। तुम किस काबिल हो अपना नाम देकर ये मैं साबित कर चुका हूँ। पहले मैं ही तुम्हें वहाँ से यहाँ अस्पताल लाया था। तुम्हारे बारे में सब तफसीलात मालूम है मुझे। अब दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता मैं। की बार आतिश बलोच के अंदाज में थोड़ी सख्ती दूर आई, जिस पर चौंकते हुए नम आंखों से वो उसे देखने लगी। मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी ना तुम? आतिश बलोच ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। ससी हिचकियों से रोते उसे देखने लगी। तो मोहब्बत में तो आप अपने महबूब को अपनी ज़ात के तारीक पहलू से रोशनास करवाओ, ताकि वो उन तारीक पहलुओं में सितारों से रोशनी भर दे। आप उसे अपना दर्द बयान करो ताकि वो आपको फिर से मुस्कुराना सिखा दे, आपको ज़िंदगी की तरफ खींच लाए। मेरे नज़दीक तो मोहब्बत ये है कि आप बिन कहे बिन सुने अपने महबूब का दर्द जान ले, उसकी खामोशियाँ भी सुन लेने का हुनर रखें। सरकार, उसने मेरे साथ बहुत बुरा। वो मज़ीद कुछ बोलती वो उससे पहले उसे खामोश करवा चुका था। बस यहीं रुक जाओ, मैं नहीं चाहता तुम वो बातें बार बार दोहरा कर खुद को अजियत दो। अब रिलैक्स हो जाओ। वो नरमी से उससे मुखातिब था। उसके बिलकने, फड़फड़ाने और मज़ाहमत करने के बावजूद भी उसके तमाम ज़ख्मों पर मरहम लगा रहा था। आतिश बलोच के उनाबी लब सख्ती से भिंचे हुए थे। उस सफाक दरिंदे ने किस हद तक उसे अपने वहशियानापन का निशाना बनाया था। ज़ब्त से पेशानी की रगें फूलने लगीं। वो ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुज़र रहा था। उसके वजूद पर जा बजा निशानात देख कर ही उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकता था जो उस नाजुक लड़की ने उठाए थे। अब सो जाओ, मेडिसिन में सुकून की टैबलेट थी। अगर ठीक से नींद नहीं ली तो सर भारी रहेगा। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने वाली आंखों को आतिश बलोच उखेड़ कर आतिश में झोंक देगा। उसे अपने करीब से आतिश बलोच की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। उसने लाइट ऑफ की और दूसरी तरफ आकर उसके साथ लेट गया। उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। सस्सी ने आंखें मूंदी थीं कि आतिश बलोच का भारी हाथ उसकी कमर के गिर्द मजबूत हिसार बांध गया। असल मायनों में तो अब उससे सांस लेना मुश्किल हुआ। वो उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरा अपने करीब होने का एहसास है और ख़ुद को महफूज समझो। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में उसके कान के करीब चेहरा किए बोला तो ससी ने तड़प कर आंखों में देखा। उसकी भूरी आंखों में नींद के बायस गुलाबी डोरे मदहोश कुन मंजर पेश कर रहे थे। और हाँ, खुद को कभी कमतर मत समझना। तुम मेरी रूह की आवाज़ हो, बहुत ख़ास हो तुम। जुस्तजू में थी तेरी तमन्ना कब से, एक खुशबू में लिपटा राज हो। तुम बहुत ख़ास हो, तेरी हर बात पे दिल धड़क जाता है। तुम मेरी ज़ात का आगाज़ हो। तुम बहुत ख़ास हो, तुम बहुत ख़ास हो। तुम्हारे लफ्ज़ मेरी सोच में समाये हैं। तुम बहुत ख़ास हो, रूह का दिल फरीब साज हो। तुम बहुत ख़ास हो, एक हकीकत भरा मजाज हो। तुम बहुत ख़ास हो, सो जाओ अब। उसका सर अपने बाजू पर रखता उसे सरजनिश करते अंदाज में वो बोला। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे मज़ाहमत कर पाती। उसके थोड़ी ही देर में वो दवाइयों के ज़ेरे असर नींद की वादियों में उतर गई। नींद में भी वो उसके पुरतपिश नज़रें अपने चेहरे पर महसूस करते शर्मा कर उसी के सीने में चेहरा छुपा गई। वो उसकी हरकत पर हैरान होता मुस्कुराया। वो यकीनन नींद में थी, तभी खुद से उसके करीब आई। आप तो दिल का करार बन गई। वो ज़ेरे लब धीरे से बुड़बुड़ा। ऐ मलकाए दिल, तुम अपनी मुस्कुराहट को यूं ही मेरे लिए हमेशा मेहरबान रखना। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने ख्वाहिश की तुम्हारे मासूम से चेहरे पर सजे नैनों से छलकते सब आंसू चुरा कर तुम्हारे होंठों पर मोहब्बतों के गुलाब खिला दूं। वो धीरे से झुककर उसकी बेदाग पेशानी पर शिद्दत भरा मोहब्बत का पहला लम्स नवाजते पीछे हुआ। उसका सर नरमी से थपकता वो खुद गहरी सोच में डूब गया। वो नींद की दवा के ज़ेरे असर लम्हों में महवे ख्वाब हुई थी, जबकि वो उसकी हालत के मुतालिक सोचता उसे न जाने कितनी देर देखता रहा और फिर न जाने कब खुद भी सो गया। सूरज गरूब हुआ तो रात के गहरे साए हुए थे। चांद ने अपनी चांदनी बखेर दी। आसमान पर चमकते हुए सितारे आज ज़रूरत से ज़्यादा जगमग करते नज़रों को खीरा कर रहे थे।
आज दोपहर में ही सरिश बलोच से कहकर चाहत ने घाघरा चोली मंगवाई थी। वो हाथ लेकर घाघरा चोली पहने शीशे के सामने खड़ी अपनी चोली की पुश पर लगी डोरियां बांध रही थी। फिर अपने कमर तक आते सुनहरी बालों में ब्रश फेर कर उन्हें पुश पर खुला छोड़ दिया। मेकअप के नाम पर डीप रेड लिपस्टिक लगाई। वो अपने नीले नैनों में काजल डाले अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में थी। फिर बिस्तर पर पड़ा चुनरी दुपट्टा उठाकर शाने पर रखा। वो खुद ही को शीशे में देख गुलनार हुई। दिल अजीब ताल पर धड़कने लगा। उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली जो रात के 12:30 का वक्त दिखा रहा था। उसे जो नींद आई भी थी शावर लेने से भग से उड़ गई। वो एक बार फिर से ताज़ा दम हो चुकी थी। हवेली में उस वक्त चारों तरफ खामोशी का राज था। बाहर यारम बलोच की जीप रुकने की आवाज़ आई तो चाहत का दिल उछलकर हलक में आ फंसा। कुछ ज़्यादा ही नहीं तैयार हो गई मैं, उसने शीशे में खुद को देख कर कहा। ये लिपस्टिक मिटा देती हूँ, बहुत ओवर लग रही है, उसने रूहान सी आवाज़ में खुद कलामी की शीशे में देखकर। उसने टिश्यू पेपर निकाला ताकि लिपस्टिक साफ करे। तभी कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और यारम बलोच अंदर दाखिल हुआ। उसने तो इसलिए दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला ताकि चाहत की नींद खराब ना। उसे लगा वो अब तक सो चुकी होगी, इसीलिए हवेली वापस आया था। उसने कमरे में कदम रखते ही सामने खड़ी चाहत को देखा तो वहीं ठिठक कर रुका। वो कमसिन कलियात सारे कील कांटों से लेस उसका इम्तहान लेने के दरपे थी। यारम बलोच मसमराई सा उसे देखता रह गया। चाहत ने टिश्यू पेपर वाला हाथ पुश के पीछे छुपा लिया। पानी पियेंगे आप? उसने हादिया की सिखाई गई अच्छी बीवी बनने के लिए उसकी ज़रूरत की चीज़ों का ध्यान रखने वाली बातों में से एक पर अमल करते पूछा। हाँ नहीं। वो मजबूत आसाब का मालिक था। जल्दी खुद को संभाल कर स्पार्ट अंदाज में बोला। फिर खाना खाएंगे? 2 कदम चलती वो उसके करीब आई। नहीं, मैं खा चुका हूँ खाना, बस शावर लूँगा, आप सो जाएं, बहुत वक्त हो गया। यारम बलोच ने अपने शानों से शॉल उतार कर सोफे पर फेंकी। फिर मोबाइल और जीप की कीज़ निकालकर ड्रेसर पर रखी। वो उसके नोखेज़ हुस्न से नज़रें चुराकर अपने आरामदेह कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। चाहत वहीं खड़ी उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। इन्होंने तो कोई तारीफ़ ही नहीं की, वो मुंह फुलाकर खुद से बोली। तभी उसकी नज़र यारम बलोच के मोबाइल पर गई तो उसने फ़ोन उठाकर देखा, उस पर लॉक नहीं था। उसने गूगल निकाला और सर्च ऑप्शन में लिखा नाराज़ हस्बैंड को मनाने का तरीका। तभी ढेर सारे तरीके उसकी नज़रों के सामने आए। शोर का रवैया आपके साथ गैर मुतवक्को हो सकता है और वो बगैर वजह नाराज़ हो सकता है, और जब आप उसकी नाराज़गी का सबब जानने के लिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे बचेंगे और आपके इरादों को नज़रअंदाज कर देंगे। अगर आपके शोहर ऐसे हैं तो उसको मनाने और खुश करने के लिए कुछ करना होगा ताकि आपसे जो भी गलती हुई उसके दिल से आपको माफ़ कर दें, वो अपने दिल से। अगर आपका शोहर नाराज़ है क्योंकि आपने उसका दिल तोड़ा है तो उसके टूटे दिल को ठीक होने दें और उसे खुश करके उसे दोबारा खुश कर दें, उसे फूल दें। ओह, अब फूल गार्डन से तोड़ कर लाऊं? उसने सोचने के अंदाज में हम कलामी की। नहीं, मम्मी ने उसने बनाया था कि रात को फूल नहीं तोड़ते, ये फूल वाला तरीका दुरुस्त नहीं है। कुछ और देखती हूँ। उसे मोहब्बत का ख़त भेजें। मैं कैसे ख़त लिखूँ? ये भी कैंसल। उसके लिए रोमानवी सा डिनर प्लान बनाए। शोहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता है। उसकी पसंदीदा डिशेस बनाकर उसे सरप्राइज़ दें। ये खाना बनाना तो बड़ा मुश्किल है भाई, नो नो, मैं नहीं कर सकती, मुझे तो मम्मी का काम करते देख कर ही पसीना आ जाता है। वो घबरा कर बोली। आगे देखती हूँ, शायद कुछ लिखा हो। उसने स्क्रॉल डाउन किया। अपने शोहर का दिल दोबारा से जीतने के लिए वही सब कुछ करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने किया था जब उसे पहली बार आपसे मोहब्बत हुई। लो अब मैं क्या करूं? मैंने तो पहले कुछ भी नहीं किया, वो खुद ही मुझसे अच्छे से बात करते थे, संगे मरमर। वो नाक सकोड़ कर बोली। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं, मैं ना इमेज और वीडियोस देखती हूँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। जैसे ही उसने उन ऑप्शंस पर प्रेस किया उसकी आंखों में हैरत उतर आई और चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग फैले। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और यारम शर्ट ट्राउज़र पहने बालों को टॉवल से रगड़ता बाहर आया। चाहत ने फ़ोन वाला हाथ छुपाने के लिए दुपट्टे के नीचे किया। व्हाट्स द मैटर, एनी प्रॉब्लम? वो टॉवल एक तरफ रखते अबरूज खाकर सवालिया नज़रों से उसे देखते पूछने लगा। चाहत के गले में गिल्टी उभर कर माधूम हुई। उसने यारम के सवाल पर बोलने की बजाय इस बात में सरिला, यस टेल मी। वो चलकर उसके करीब आया। थोड़ा चाहत को अपनी सांसें खुश्क होती महसूस हुई। वो ड्रेसर से ब्रश उठाकर बालों में फेरने लगा मगर देख चाहत को ही रहा था उसके जवाब के इंतज़ार में। प्लीज़ कम हियर, वो डरते हुए कपकपाती आवाज़ में बमुश्किल बोली। वो ब्रश रखे थोड़ा उसके करीब आया। वो सवालिया अंदाज में बोला। थोड़ा और पास ना? उस बार वो झुंझलाते हुए बोली। वो सारा फासला समेटकर बिल्कुल उसके करीब। थोड़ा नीचे झुके ना, मैं इतनी ऊपर कैसे आऊँ? वो नाराज़गी से मुंह फुलाकर बोली। वो बमुश्किल उसके शाने तक पहुँचती थी तभी उसे झुकने को कहा। अब की बार यारम बलोच बेजारी से
चाहत एक इस्तेहकाक भरी जसारत करके अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ गई, जबकि यारम बलोच तो हैरतों के समंदर में गोता जान हुए साकित रह गया। उसकी जसारत पर अभी तक उसे यकीन नहीं आया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? वो आलम होश में आते ही धाड़ा, सब बकवास लिखा है यहाँ। इन्होंने तो कहा था ऐसा करना आपको स्वीट लगेगा और उसे नॉनसेंस बोल रहे हैं आप। वो तिल मिलाते हुए दांत पीस कर बोली, कहाँ से सीख रही हो ये सब खुराफात? कहाँ लिखा है? वो तीखे चतूनों से घूरते भारी आवाज़ में बोला। उसने मोबाइल यारम की तरफ बढ़ाया। इसमें यारम ने फ़ोन ऑन किया तो गूगल सर्च ऑन था। शोर की नाराज़गी दूर करने के तरीके। उसने लाइंस पढ़ी तो मुबहम सा मुस्कुराया। जब सर्च हिस्ट्री में गया तो वहाँ पहले भी हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप को सर्च किया गया था। वो रुख बदल गया और चेहरा दूसरी तरफ मोड़े उसकी बेवकूफ़ी पर दिल खोल कर हंसा। थोड़ी देर में खुद को बज़ाहिर संजीदा ज़ाहिर किया, उसकी तरफ पलट कर स्पार्ट अंदाज में बोला, इसके अलावा कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? वो उसकी तैयारी पर सरता पैर जायज़ा लेते हुए बोला, मैं नहीं बताऊंगी। वैसे भी नाराज़ हूँ आपसे, हर वक्त डांटते रहते हैं, तारीफ़ भी नहीं करते। मेहनत से तैयार हुई थी मैं कितना। वो पाँव पटक कर बिस्तर की तरफ बढ़ गई कि यारम बलोच ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। इसे साफ़ करो। वो उसके शाने से ढल का पल्लू उसे थमाते अपने होंठों की तरफ इशारा किए बोला, जहाँ उसकी सुर्ख रंग की लिपस्टिक के निशान नुमाया थे। इतना डर तो उसे ये सब करते हुए नहीं लगा जितना डर उसे यारम बलोच की आंखों में देखते लग रहा था। वो गहरी सुरमई आंखों से उसे देख रहा था। चाहत ने उसके हाथ से अपना पल्लू पकड़ा और उसके भारी मूँछों तले उनाबी लबों को देखा तो दिल बंद होने लगा। उसने पल्लू से निशान साफ कर दिए। वो किसी भी तरह उसकी करीब से निकलना चाहती थी। वो सूरत से जाने के लिए पलटी थी कि यारम ने उसे रोका। आप क्यों चाहती हैं कि मैं आपकी तारीफ़ करूं, आपके पास रहूं? वो सरगोशी नुमा सरसराती आवाज़ में उसके कान के करीब चेहरा किए बोला। तो चाहत के वजूद में सनसनी दौड़ी। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, बस धीरे से सर को नफ़ी में दाएं से बाएं जानिब जुम्बिश दी। तो जाएं फिर इन सवालों का जवाब ढूंढ कर लाएं। रात बहुत हो गई है, मेरे ख्याल में अब सो जाना चाहिए। वो उसे वहीं मुजस्मा बना छोड़कर अपनी लाइट ऑफ कर बिस्तर की तरफ से बढ़ गया। चाहत कितनी देर वहीं खड़ी सोचती रही, फिर कुछ ना समझ आने पर अपनी जगह लेट गई। याराम आज काफ़ी थक गया था, बिस्तर पर लेटते साथ ही सो गया, जबकि चाहत कितनी देर उसकी चौड़ी पुश्त को देखते उसके सवालों के जवाब सोचती रही। फिर न जाने उसकी आंख कब लगी, उसे खुद भी खबर ना हुई। वक्त कभी नहीं रुकता, चलता रहता है, रुख हमेशा आगे की तरफ। और सड़क ऐसी सीधी कि जिस पर कोई गोल चक्कर है ना किसी से मुड़ने का इशारा। थकता भी नहीं कि चंद लम्हे सस्ता ही ले। जिसके हाथ में इसका रिमोट है वो उसका इतना ताबे है कि एक पल फर्ज से कोताही मुमकिन नहीं। वक्त के हाथ पर बंदी घड़ी के सेल मियाद पूरी कर लें तो वक्त के बारे में इत्तलात देना बंद कर देती है, मगर वक्त की नब्ज़ नहीं रुकती। ये अपने तयशुदा मखसूस रफ्तार के मुताबिक चलता जा रहा है। और आज ससी के साथ गुजरे वाक़ये को 1 साल बीत चुका था। आतिश बलोच उसे अपनी चाहत और तवज्जो से उस गम की कैफियत से बाहर निकालकर काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुका था। सूरज की चमकती किरणें खिड़की के ज़रिए अंदर दाखिल हुए कमरे को रोशन कर रही थीं। उसने अपनी नींद से बोझल आंखें खोल कर देखा। रोशनी की किरणों के साथ साथ ठंडी हवा भी अंदर दाखिल हो रही थी। खिड़की के बाहर लगी फूलों से मशहूर कुन महक उस हवा में शामिल होकर उसकी सांसों को महकाने लगी। उसने अपने साथ वाले तकिए पर सर रखे बेखबर सोते अपने शहजादे को देखा। सुर्खो सफ़ेद रंगत, खड़ी मगरूर नाक, मूँछों तले उनाबी लबों पर सोए हुए भी दिलकश मुस्कुराहट का अहाता जो उसकी नर्म मिजाज शख्सियत का खासा थी। वो खुद भी हरदम मुस्कुराता और उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देता। आज और जब मुस्कुराता तो उसे ऐसा लगता कि वो शहजादे के गालों में पड़ने वाले गड्ढों में डूब जाएगी। उसने निकाह से पहले कभी उसे मुस्कुराते नहीं देखा था, और जब उस खासियत का पता चला उसे तो वो और भी हैरान हुई। कितने ही लम्हे वो उसके वजीद चेहरे पर नजरें जमाए उसे अपनी आंखों में समोए रही। सस्सी ने देखा कि उसका हाथ आतिश बलोच के भारी मजबूत हाथ के नीचे था। वो उसके हाथ पकड़कर सोता था ताकि सस्सी को डर ना लगे। जैसे कि उसने बिस्तर से उठने के लिए हल्की सी जुम्बिश की, आतिश बलोच की खुमारज़दा आंखें खुली। गुड मॉर्निंग, वो गंभीर आवाज़ में मुस्कुराते उसकी तरफ देख कर बोला। गुड मॉर्निंग, वो जवाब कहते अटकी। मॉर्निंग कहते हैं इसे। जी जी गुड मॉर्निंग, वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोलकर अपना हाथ उसके हाथ से निकाल कर उठ बैठी। तुमने मेरा हाल तो पूछा नहीं। वो भी उठकर बैठते हुए तकिया पीछे लगाए बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा और आंखों और टांग पर टांग चढ़ाए उसे देख कर कहा, अभी तो आप उठे हैं, इसमें हाल क्या पूछती? अब तुम मुझसे दूर हो तो हाल पूछना तो बनता है ना। वो शरारती अंदाज में बोला था, मगर वैसे ही पूछो जैसे मैंने सिखाया था। कहो आई लव यू। मतलब आप कैसे? अच्छा ठीक है, आई लव यू, वो तेज़ी से बोली और बिस्तर से उतरने लगी। अरे मुझे बताने तो दो। उसने सस्सी की कलाई पकड़कर उसे जाने से रोका।
आई लव यू टू। तुम्हें देख लिया और अच्छा हो गया हूँ। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरी भी हर सुबह शहजादे को देखकर रोशन हो जाती है अपने, जिसने मेरी अंधेरी रात जैसी जिंदगी में आकर उसे रंगों से रोशन कर दिया। वो पलकें झुकाते बोली, शहजादी आप हमें मगरूर बना देती हैं शहजादा बोलकर। वो उसकी गर्दन के गिर्द बाजू बांध कर बोला। सस्सी की घनी मिश्कें रुखसारों पर गिरी, लरसने लगी। शहजादे को शहजादा ना कहूँ तो और क्या कहूँ। अगर ज़िंदगी में आपको एक चीज़ दे सकती तो आपको अपनी आंखों से देखने की सलाहियत दे देती, तब आपको पता चलता आप मेरे लिए कितने ख़ास हैं। वो मध्यम लहजे में मोहब्बत से चूर अंदाज में बोली, लोग कहते हैं कि चीज़ को बार बार देखने से इंसान ऊब जाता है, मगर मैं तुम्हें जितनी भी बार देखता हूँ मुझे पहले से ज़्यादा प्यार आता है तुम पर। वो जज्बात से लबरेज लहजे में, आँच देते लहजे में बोला, मगर मुझ में तो देखने के काबिल ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, आतिश बलोच ने उसके लबों पर उंगली रखकर उसे बोलने से रोक दिया। तुमसे आखिरी इश्क है जो पहली बार हुआ मुझे। वो उसकी पेशानी से पेशानी लगाए फंसों के इस आवाज़ में बोला। ससी ने चेहरा फेर लिया, उसकी सांसों की तपिश से घबराते हुए। शहजादी, अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं तुम्हें बाहों में भरकर हमारे चारों तरफ एक मोहब्बत की लकीर खींच दूँ, ताकि कोई गम तुम तक ना पहुँच सके। तुम्हारे सारे ख्वाबों की तकमील करूँ, तुम्हारे साथ गुजरता हर लम्हा अपनी मोहब्बतों से सजा दूँ। इससे पहले कि वो जज्बात की रोह में बह जाता, उसने ससी अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। ससी ने खुद को और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद फ्रेश होकर वो वापस आया। इससे पहले कि वो जज्बात की रोह में बह जाता, उसने ससी को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आता हूँ। ससी ने उसकी बात पर इस बात में सर हिलाया। वो बिस्तर से नीचे उतरी। उस वक्त वो पिंक कलर के ट्राउज़र और ढीली ढाली शर्ट में मलबूस थी। अपने कपड़े लिए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। आतिश किचन की तरफ आया। फ्रिज से फ्रोज़न पराठे निकाल कर सेंक लिए, फिर चाय केटल में बनने रखी और तेज़ी से ऑमलेट बनाने लगा। वो जब पहले तालीम के सिलसिले में यहाँ रहता तो ऐसे अपना नाश्ता खुद बनाता। वो आदी था इन कामों का, इसलिए उसने फुर्ती से सारा नाश्ता तैयार किया और वापस कमरे का रुख किया। ससी ड्रेसर के सामने खड़ी अपने गीले लंबे बालों को तौलिए से खुश्क कर उसकी नज़र अपनी गर्दन पर पड़ी, जिस पर आज भी हल्के हल्के निशान नुमायाँ थे। उसकी आंखें फिर से नम हुई। आतिश बलोच को कमरे में दाखिल होते देखा तो सूरत से बिस्तर पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने शानों पर फैला, खसूसन गर्दन के गिर्द। आतिश बलोच उसकी नम आंखें और उसकी घबराहट में की गई कार्रवाई महसूस कर चुका था। उसने ससी को नॉर्मल देखकर कई बार उस दरिंदे के बारे में पूछा, मगर हर बार ससी का यही जवाब होता, वो उसे नहीं जानती, वो उनके गाँव का रहने वाला नहीं था। तुम्हें मुझसे ये सब छुपाने की ज़रूरत नहीं। आतिश बलोच ने आगे बढ़कर उसके शानों को थाम कर कहा, कितनी बार कहा है इन आंसुओं को मत बहाया करो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। उसने कहते ही हड़बड़ी मचाई। आपने क्यों बनाया? मैं आकर बना देती ना। अपनी प्यारी सी बीवी से काम करवाना मुझे पसंद नहीं। वो उसके गाल को थपथपाकर मुस्कुराते हुए बोला, लाओ मैं तुम्हारी मदद करूं सुस्त लड़की। वो ड्रेसर से ब्रश उठाकर उसके लंबे बालों को सुलझाने लगा। नहीं, तुम इतनी देर अपनी प्यारी सी आंखों में जिसमें सिर्फ मैं दिखाई देता हूँ काजल लगाओ। हरी आप मतलब जल्दी करो। अब वो उसके बालों में कैचर लगा चुका था, साथ साथ उसे हर रोज़ इंग्लिश के कुछ नए वर्ड सिखाता, जिससे सस्सी की गुफ्तगू के अंदाज में भी खासी तब्दीली आ चुकी थी। पता है, अम्मा भी मुझे सूस कहती थी। वो याद आने पर उसे बताने लगी। यहाँ पाँव रखो। आतिश घुटने के बल बैठा और अपना एक घुटना बेंड किए बोला, तो सस्सी ने अपना पाँव उस पर रखा। आतिश ने उसके पाँव में बारी बारी पायल पहनाई, फिर उठकर ड्रेसर से मस्कारा उठाया। सस्सी इतनी देर लबों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगा चुकी थी। लास्ट टच, फिर चलते हैं। आतिश ने मस्कारे का ब्रश निकाला। ना ये नहीं, इसे लगाने से मेरी पलकें बहुत भारी हो जाती हैं। उसने मुंह बिसोर कर कहा, यार एक तो कितनी मुश्किल से सीखा है यूट्यूब पे देखकर इसे लगाना, अब तुम नखरे दिखा रही हो। अपने शहजादी की बात नहीं मानोगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्यार भरी नज़रों से तुम्हें देखता हूँ और तुम शर्मा कर अपनी मस्कारे से सजी घनी पलकें रुखसारों पर गिराती हो। बहुत क्यूट लगती हो। अच्छा चलें लगाएं। सस्सी उसके सामने खड़ी हुई तो वो उसकी पलकों पर मस्कारा लगाने लगा। मस्कारा लगाने के बाद आतिश ससी के पीछे आ खड़ा हुआ और ससी के शाने पर ठोड़ी रखी। दोनों अब शीशे में एक दूसरे को देख रहे थे। आपने तो कहा था कि नाश्ता ठंडा हो जाएगा, ससी ने चौंक कर याद दिलाया। ओह शिट, तुम्हारे सामने होश ही कहाँ रहता है। वो जुमाइनी नज़रों से देखते हुए बोला तो ससी का चेहरा अनारी हुआ। लेट्स गो। उसका हाथ थामे तेज़ी से बाहर निकला। टेबल पर नाश्ता पहले ही लगा था। दोनों बैठकर खाने लगे। आज शाम यूनिवर्सिटी में रीयूनियन पार्टी है। नए और पुराने सब दोस्त
स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे, एक स्पेशल फंक्शन पे सब इनवाइटेड हैं। उसने बातों में उसे बताया, शाम को तैयार रहना, तुम्हारी अम्मा से मिलने हॉस्पिटल चलेंगे, फिर वहाँ से पार्टी में। जी, उसने कहते हुए सरस बात में हिलाया। ख्वाहिश एक ऐसे दरिया की मानीत है जो सूखने के करीब है, सिमट कर महज ज़रूरत बन जाती है, तो कभी किसी बिखरे हुए समंदर की शक्ल इख्तियार करके जुनून और दीवानगी में बदल जाती है। ख्वाहिश की इब्तदा का क्या है और इंतहा क्या है, ये हदें शायद इंसान के लिए मुख्तलिफ हैं। हकीकत ये है कि इंसान की ख्वाहिश का ताल्लुक उससे तब से है जब से वो दुनिया में कदम रखता है, और ये सिलसिला उसकी इस दुनिया से कूच कर जाने तक चलता है। चाहत उसकी ख्वाहिशात में से अव्वलीन दर्जे पर तुम तराक से विराजमान थी। जब से चाहत ने उसे इग्नोर करना शुरू किया, तब से उसे अपने दिल की ज़मीन बंजर लगने लगी। वो ज़रिश बलोच और हातिया की निगरानी में रहकर अब काफ़ी हद तक समझदार हो चुकी थी। उनके साथ मिलकर खाना बनाना भी सीख रही थी। ज़रिश बलोच ने उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने तजर्बात और मुशाहिदात से आगाह किया, उसे बहुत सी ऐसी बातें सिखाईं जिससे वो पहले नाबलद थी। सरदार पानी यारम बलोच आज रात की बजाय शाम 5 बजे के करीब हवेली वापस आया तो शाजिया पानी का ग्लास ट्रे में रख के उसके पास लाकर अदब से बोली, चाहत कहाँ है? उसने नज़रें उसकी तलाश में इधर उधर दौड़ाईं। वो उसे कहीं नज़र नहीं आई तो उसने पूछा, सरदार वो वड्डी सरदारनी जी के पास हैं, उसे कहो कमरे में आए। कहते ही वो कमरे की तरफ बढ़ गया। चाहत बीबी, सरदार सा आ गए, मुझे तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, जाएं जी, आपको कमरे में बुलाए। शाजिया ने कमरे के दरवाजे में झांक कर अजीबोगरीब अंदाज में इत्तला दी, जाओ बेटा जाकर देखो उसे, मैं ज़रा थोड़ी देर अब आराम करूँगी। ज़रिश बलोच ने उसे कहा और ख़ुद लेट गई थी सस्ताने के लिए ज़रा देर को। तो चाहत सपाट अंदाज में वहाँ से निकल कर चलती अपने कमरे की तरफ आई और दरवाज़ा खोला तो सामने यारम बलोच अपनी छा जाने वाली शख्सियत समेत सीने पर हाथ बांधे उसी के इंतज़ार में खड़ा था। उसने चाहत का सरता पैर जायज़ा लिया, जो उस वक्त बिल्कुल गाँव की गोरी जैसा रूप लिए लहंगा चोली में मलबूस थी। ज़रिश बलोच की पसंदीदगी की वजह से उसे ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। कल क्या तारीख है? वो गंभीर आवाज़ में बोला तो चाहत ने चौंक कर उसकी सुरमई आंखों में देखा। कल 7 है शायद। कल की तारीख में क्या होता है? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखते पूछा। पता नहीं। वो संजीदा अंदाज में शाने उचकाकर बोली, आज मौसम बहुत अच्छा था, इसीलिए सारे काम निपटा कर जल्दी वापस आ गया। इस बार वो थोड़ी नरमी से पेश आया। चाहत बिना जवाब दिए ड्रेसर पर मौजूद तरतीब से लगी चीज़ों को वापस एक जैसा करके रखने में अपने आप को मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगी। अगर वो संगे मरमर बन चुका था तो वो भी सर्द अंदाज अपना चुकी थी। बकौल हादिया कि तुम भी उन्हें नज़रअंदाज करो, खुद ही तुम्हारे पीछे आएंगे। चाहत का दिल तो नहीं करता था उसे सामने देखकर नज़रअंदाज करने का, लेकिन हादिया से किए वादे तोड़ने का दिल नहीं करता था। उसे सामने देखकर हादिया से किया वादा तोड़ने का भी दिल करता। आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज वो सरदार नहीं, पहले वाले यारम बलोच की तरह बन गया। वो उसे इनकार करना चाहती थी, कब से वो उसे नज़रअंदाज किए अपनी दुनिया में मगन था। आज इतने अरसे बाद उसे कैसे याद आ गई कि बाहर घूमना फिरना भी कोई चीज़ है। वो शिकवा करना चाहती तो थी, लेकिन ज़ुबान ने साथ नहीं दिया। चाहत ने बिना उसकी तरफ देखे अपना रुख कबर्ड की तरफ किया। उसकी साइड खोलकर अंदर से लटके कपड़ों को उलट पुलट कर देख रही थी कि अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें महसूस हुई तो बदन में बिजली कूदी। जिस ड्रेस में तुम कंफर्टेबल फील करती हो वही पहनो आज, किसी के लिए ख़ुद को मत बदलो। मुझे जैसे तुम पहले थी वैसे ही अच्छी लगती हो। यारम बलोच के लब उसे अपने कान की लू से महसूस हुए। वो बिदक कर पीछे हुई और गहरी सांस खींचकर खुद को नॉर्मल करने लगी। फिर उसके कहे के मुताबिक आज काफ़ी अरसे बाद जीन्स और शर्ट और उस पर लॉन्ग कोट निकाल कर सर्द मौसम के हिसाब से चेंज करने चली गई। उसके जाते ही यारम बलोच ने शॉल उतार कर सोफे पर उछाली, कमीज़ और कफ पर लगे बटन खोले। आज उसने तीसरी स्लाइड खोली जहाँ उसके 1 साल पहले इस्तेमाल के कपड़े मौजूद थे। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट निकाली, साथ ब्लैक जैकेट और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। जब वो दोनों तैयार होकर हवेली से बाहर निकले तो ठंडी हवा के तेज़ झोंके ने उनका इस्तकबाल किया। चाहत ने ठिठुराकर सीने पर हाथ बांध लिए। यारम बलोच ने उसे अपने साथ लिए जीप में बैठा और चाबी घुमाकर गाड़ी को स्टार्ट किया। गांव के एक हाथे से वो बाहर निकल रहे थे, जब से चाहत यहाँ आई थी आज पहली बार यूँ बाहर निकली थी और मौसम भी इंतहाई खूबसूरत हो रहा था। शाम ढलने वाली थी। दिन और रात का इम्तजाज पेश करता ये पुरकशिश मंजर उसकी आंखों को बहुत भा रहा था। वो विंडो से बाहर के मनाजिर देख रही थी, तभी एक शख्स साइकिल पर गुजरा। वाह साइकिल! वो दोनों हाथों को जोड़कर एकदम खुशी से चिल्लाई।
जितनी मर्जी उस पर मेहनत की गई थी उसे संजीदा मिजाज बनाने की, उसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत बचपना मौजूद था। यारम ने फ़ौरन जीप रोक दी। आपको पता है मुझे ना साइकिल चलाने का बहुत शौक था। जब मैं अमेरिका में थी ना, वहाँ कभी कभी बाहर पार्क में ब्रो के साथ जाती थी। वहाँ सब बच्चे साइकिल चलाते थे। मैंने ब्रो को कहा मुझे भी साइकिल दिला दें, मगर वो बात बताते एकदम चुप हुई और सर झुका लिया। मगर क्या? उसने चाँद की ठोड़ी को अपने पूरों से छूकर नरमी से ऊपर उठाया और सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं कि मुझे साइकिल लेकर दें। वो अफसरदा लहजे में बोली, आपको साइकिल चलानी है? नहीं, मम्मी कहती हैं अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। वो अपने तई समझदारी का मुजाहरा करते बोली। यारम के लब पेवस्त होकर मुस्कुराहट में ढले। आए बाहर। वो अपनी साइड का डोर खोलकर नीचे उतरा और दूसरी तरफ से आकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकलने को कहा। चाहत हैरानगी से उसे देखने लगी। रुकिए। साइकिल सवार अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था कि यारम ने अपनी भारी आवाज़ में कहा तो उसने मुड़कर देखा। साइकिल से उतरकर साइकिल समेत फ़ौरन उसकी तरफ आया। जी सरदार, उसने मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए कहा, हमें आपकी साइकिल चाहिए, कल वापस दे देंगे? जी सरकार। उसने पहले तो हैरानगी से अपने सरदार को देखा कि जिसके पास जीप मौजूद है उसने साइकिल का क्या करना है, मगर उससे सवाल करने की जरूरत नहीं थी। तभी साइकिल उसकी तरफ बढ़ाई। सरदार साहब, आपका ही दिया हुआ है, शुक्रिया। यारम ने उससे साइकिल ले ली तो वो अपने रास्ते पर चला गया। आए, मगर मुझे तो चलानी ही नहीं आती, वो मासूमियत से आंखें पटपटाते बोली। आप बैठे, मैं सिखाता हूँ आपको। चाहत उस पर बैठी और हैंडल्स पर दोनों हाथ मजबूती से जमाए, मगर तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। इससे पहले कि वो गिरती, यारम ने उसकी पुश पर हाथ ले जाकर उसे गिरने से रोका। वो दोनों हैंडल्स पर हाथ रखे मजबूती से अपने हाथ रख के आगे। आप चलाएं। वो पीछे से सहारा दिए हुए था। चाहत ने आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए हैंडल चलाना शुरू किया। कहीं कहीं दिल डर भी रहा था, लेकिन खुशी भी हो रही थी अपनी ख्वाहिश पूरी होने पर। वो लोग साइकिल चलाते काफ़ी दूर निकल आए। एक बार फिर तवाज़ुन बिगड़ा। बस मुझसे नहीं होगा। और उसने पलटकर यारम को देखते कहा, ओके आए, अब आपको इसी साइकिल पर वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपको लेकर जाना चाहता था। वो मुबहम अंदाज में मुस्कुराया। चाहत ने नासमझी से उसे देखा और साइकिल से उतर आई। यारम खुद साइकिल की सीट पर बैठा और चाहत आगे बैठ गई। ऐसे बैठने से चाहत को यारम की गर्म सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई। उसके मखसूस परफ्यूम की मशहूर कुन महक उसे अपनी सांसों में घुलती महसूस हुई। तभी बूंदाबांदी शुरू हुई। हवा में ठंड की लहर दौड़ी जो उसे कपकपाने पर मजबूर कर गई। हल्की हल्की फुहार उस पर इसमें इश्क फूंक कर अपने सहर में जकड़ रही थी। मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू ने अपने साथ बांध रही थी। हवाएं जैसे उनके साथ गुनगुनाने लगी। आगे का रास्ता साइकिल पर तय नहीं होगा, हमें पैदल चलना होगा। यारम ने कहा तो दोनों साइकिल से उतर एक तरफ खड़ी करते उसे एक साथ चलने लगे। कितना हसीन है ना ये सब, दिल चाहता है यहीं रह जाऊं। चाहत फरते मुसर्रत से बोली थी, मुझे तो इस मौसम से ज़्यादा कोई और हसीन लग रहा है। वो जुमैनी नज़रों से उसे देखते रुक कर बोला तो चाहत उसके बदले तेवर देखकर ठिठकी, मगर चेहरे पर अभी भी ना समझे के आसार नुमाया थे। दिल चाहता है तो मैं यहाँ से कहीं दूर ले चलूँ जहाँ चाहतों की बारिश और मोहब्बतों का नज़ूल हो। वो मध्यम सा मुस्कुरा कर बोला। चाहत के चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरी तो वो खुशी से झूम उठी। आसमान की तरफ देख खिलखिलाने लगी। ये मौसम का जादू था या उसकी नसों में छाया सरूर। वो दिलरुबा मनमोहनी सी लड़की ग्रे लॉन्ग कोट में उस सुरमई शाम का हिस्सा ही लगी उसे। वो मबहूत सा उसे गोल गोल घूमते देखे गया। तुम्हें बारिश पसंद है? बहुत 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 ज़्यादा, इतनी ज़्यादा। वो दोनों हाथ फैलाए बोली। आज उन दो दिलों में छाई कसावतें, कुल्फतें, गलत फहमियाँ ये बारिश अपने साथ बहा कर ले जाने आई थी। ब्रो कभी मुझे बीमार होने के डर से बारिश में जाने ही नहीं देते थे। आज देखे मैं बारिश को महसूस कर पा रही हूँ। वो अभी भी आसमान की तरफ चेहरा किए बंद आंखों से सरशार अंदाज में बोली। यारम बलोच उस मुजस्मा हुस्न को देखता चला गया। का हुस्न, शादाब चेहरा, याकूती लबों पर बारिश की बूंदें, रानाइयाँ बखेरता वजूद जिस पर उसे पूरा हक हासिल था। बारिश की बूंदें उसके रोशन चेहरे पर तवातुर से गिर रही थी। चेहरा मजीद निखर गया था। वो हिम्मत मुश्तमे किए उसके गीले सरापे से नज़रें चुरा गया। आओ चाहत, बारिश से इधर वाकई बीमार हो जाओगी। वो एक जगह रुककर उसे आवाज़ देते बोला, प्लीज़ थोड़ी देर और। वो बजीद हुई। आ जाओ ना चाहत, अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है। चाहत उसकी बात सुनकर उसके पीछे चलने लगी। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने चेहरे पर गिरी बूंदों को हाथ की पुछ से साफ किए पूछा। वो सरप्राइज़ है, जब पहुँच जाओगी तो देख लेना खुद ही। आगे का रास्ता कच्चा है, फिसलन हो रही है। रोड से आते तो ठीक था, इस रास्ते से संभल कर चलना होगा, यारम बलोच ने धीमे लहजे में कहा और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया।
चाहत ने उसकी तरफ चौंक कर देखा, फिर रास्ते पर नजरें जमाई। वो संभल कर चलते फिर आखिर मखसूस मंजिल तक पहुंचे। उसने सामने का मंजर देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गईं। वो बेयकीनी की कैफियत में दोनों हाथ मुंह पर जमाते जैसे सामने दिखाई देते मंजर को यकीन में बदलने की कोशिश में थी। दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई दे रही थी और दरमियान में एक सफ़ेद पर्दों से सजाई गई जगह थी। उसके पत्तों और फूलों से छत बनाकर चारों तरफ से सफ़ेद पर्दे लटकाए गए थे जो तेज़ हवा के झोंकों में बारिश में गीले होकर फड़फड़ा रहे थे। उस तक पहुंचने के लिए सारी रविश के अतराफ को फूलों की बाढ़ से सजाया गया। चाहत ने गौर किया तो सुर्खुलाबों से यारम लफ्ज़ चाहत लिखा था। उसकी आंखें पहले तो हैरत से दो चंद हुई, फिर उसमें नमी घुलने लगी। उसने बेयकीनी से यारम बलोच की तरफ देखा। तुमने तो जवाब नहीं दिया मेरे सवालों का, मगर मैं जान चुका था तुम्हारा जवाब। चाहत, मैं चाहता हूँ चाहत कि आज सब भुला दूँ, सिर्फ तुम्हें याद रखूँ। तुम भी सब भूल जाओ और मुझ में खो जाओ। तुम भी सब भूल जाओ और मुझ में खो जाओ। वो आलम जज्ब में कहते उसका हाथ थामकर नरम रेत से गुजरते मखसूस जगह की जानिब बढ़ रहा था। दोनों उसके करीब पहुंचकर रुके। यारम उसकी आंखों में छुपी तहरीर पढ़ना चाहता था। उसकी निगाहों की तपिश से चाहत को अपना वजूद झुलसता महसूस हुआ। उसकी आंखों में शोरीदा जज्बात का ठाठे मारता समंदर आबाद था। वो उसकी नौब ताब ना लाते नजरें झुका गई। दिल सीने में धड़क कर अपने होने का यकीन दिलाने लगा। एक तरफा मोहब्बत का सफ़र बहुत कठिन है चाहत, मुझे यकीन है मोहब्बत के इस सफ़र में तुम मेरी हम कदम बन चुकी हो। यारम की भाप उड़ाती सांस उसके चेहरे को झुलसा रही थी। उसका वजूद कांपने लगा। वो उसकी नज़रों से फरार पाने के लिए भागी और फिर दूर जाकर बारिश में भीगने लगी। यक लाख दिली जज्बात ने करवट बदली और मन में पोशीदा एहसासात उभर कर सामने आने लगे। वो धीमी चाल चलते उसके नज़दीक आया, फिर शानों से थामकर उसका मासूम चेहरा निगाहों में बसाए उसके नज़दीक झुका। चेहरे में तेरे खुद को ढूंढूं, आंखों के दरमियान तो अब है इस तरह ख्वाबों को भी जगह ना मिले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से, ये मेरी कहानी। यारम एक हाथ से उसका हाथ थामकर दूसरा उसकी कमर में डाल गया। बूंदाबांदी ने बौछार का रूप धार लिया। दोनों हम कदम बारिश की मुदर ताल पर मदहोश हुए रक्स कर रहे थे। कभी तुझ में उतरूं तो जो सांसों में गुजरूं, तो आए दिल में राहत, मैं हूँ बेठिकाना, फना मुझको पाना है तुझ में, दे इजाज़त। दोनों एक दूसरे को देखते होशो आवाज़ से बेगाना हो रहे थे। उसकी सहरत अंगेज़ आवाज़ ने माहौल में जादू जगाया। उसने अपनी दिली जज्बात को अल्फाज का पैरान पहनाने के लिए गाने की सूरत दी। कैसी बेखुदी तारी थी आज उस पर। आसमान पर बादल ज़ोर से गरजे, लम्हों में अपना सहर फूंका उस पर। दोनों दिले की लय पर धड़क रहे थे। दोनों का दिल आज पहली बार एक साथ धड़का। किसी महबूबाना गिरफ्त में थे वो दोनों। कैसी दीवानगी थी उसकी फसूंखेज़ गुर्बत में। वो उस वक्त खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में शुमार कर रही थी। दोनों का वजूद तलातुम बरपा रखे हुए था अपने अंदर। वो उसके गाल से अपना गाल लगाकर उसके कानों में रस घोल रहा था। ना कोई दरमिया, हम दोनों हैं यहाँ, फिर तू ही बता है क्यों फासले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से, ये मेरी कहानी। वो उसे करीब देखा जब अपने हवास खो रहा था। चाहत को उसकी कुर्बत में अपना वजूद शोलों सा दहकता महसूस हुआ। अपनी गर्दन पर जा बजा उसकी पुरहिद्दत लम्स उसे खाकस्तर किए दे रहा था। उसकी सांसों की रफ्तार बता रही थी उसके अंदर ठहरे हुए पानियों की तूफान की आमद हुआ चाहती है। उसकी लरसती भीगी पलकें, दहकते सुरखारिस, गुदास कपकपाते लब, तलातुम खेजते। चाहत ने बारिश के पानी से मुट्ठी भरकर उसकी तरफ उछाला। परिंदों की तरह ये दिल है सफ़र में, तू मिला दे ज़िंदगी से, बस इतनी इल्तजा, तू आकर एक दफ़ा, जो दिल ने ना कहा जान ले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से, ये मेरी कहानी। ऊंचा लंबा, अपनी वजाहत से मुकाबिल को ज़ेर कर लेने वाला साहिब अपनी सुरमई आंखों में उसके लिए इश्क लिए बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा था। वो बारे हया से पलटने को थी। पहले अपने हस्बैंड के करीब आने के हज़ार जतन करती थी और अब ये दूरी क्यों फिर। यारम बलोच ने उसकी कलाई थाम कर वापस खींचा उसे। वो उसके सवालिया नज़रों से घबराते लब कुचलने लगी। आज यारम बलोच का रूप बहुत मुख्तलिफ था, शदीद जनूनी और शिद्दत अंगेज़। मुझे मोहब्बत की ज़्यादा तलब नहीं, तुम्हारी थोड़ी सी हंसी, तुम्हारी थोड़ी सी शरारत, तुम्हारी थोड़ी सी प्यार की नज़र मेरे वजूद को सरशार कर देगी।
तुम्हारी थोड़ी सी प्यार की नज़र मेरे वजूद को सरापा मोहब्बत बना सकती है। उसने उकब से आकर उसे अपने हिसार में लिया। यारम बलोच की सरसराती हुई उंगलियां अपनी कमर से होते पेट पर महसूस करते चाहत का रुआं रुआं कपकपा उठा। कुछ बोलने की हिम्मत थी ही नहीं। ध्यान तो सारा उसके सरसराते हुए हाथ पर था। उसे अपनी धड़कनें रुकती महसूस हुई। क्या मुझे मेरे रवैये के लिए माफ़ी नहीं मिल सकती? वो उसके गाल पर लब रखते खुमार ज़दा लहजे में बोला तो चाहत ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। दिल चाहता है अपने रब का ढेर सारा शुक्र अदा करूं जिसने मुझे तुम जैसी नेमत से नवाजा। तुम्हें देखकर मुझे ज़िंदगी और भी हसीन लगने लगती है। उस खुदा ने जिस कदर तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी उस कदर अल्फाज भी अता कर दे ताकि हर रोज़ मैं नए अल्फाज से नए अंदाज में तुम्हारी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करूं। वो फंसों के इस आवाज़ में कहते उसे खुद से बेगाना बना रहा था। चाहत ने कुछ याद आने पर उसकी तरफ देखा। सुनो ना संगे मरमर, आप मेल्ट कैसे हुए? यारम उसके सवाल पर अपने नाम पे पहले हैरान हुआ और फिर जानदार कहका लगा। इन नीले नैनों के समंदर में डूब गया। आज जैतून की जड़ें संगे मरमर को तोड़कर इस स्टोन मैन के दिल में अपनी हुक्मरानी जमा चुकी हैं। वो उसके सामने आया और दोनों लरसती हुई पलकों पर बारी बारी अपने लब रखते हुए बोझल लहजे में बोला तो चाहत उसके सुलगते लम्स पर तड़प उठी। इंतहाई कुर्बत पर उसका तनफ़ुस बिगड़ने लगा। चाहत, गुलाब पत्तियों से नरमो मुलायम होठों से यूं मुस्कुराना तुम्हारा दिल में कहर बर्पा किए मेरी धड़कनें बढ़ा जाता है। वो उसकी ठोड़ी को अपने पूरों से चुनकर खुमारा आलूद लहजे में बोला। मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो नाराज़ लहजे में बोली लेकिन उसकी तरफ जुमैनी नज़रों से देखते हुए खुद ही सटपटाई। क्या हुआ, डर क्यों गई? अभी तो तुम्हारे सारे शिकवे शिकायत दूर करने का वक्त है। आज जी भरकर तुम्हारी तारीफ़ भी करूँगा। और वो शरारत से मुस्कुराकर बात अधूरी छोड़ गया और उसे अपनी आईनी बाहों में भरकर उस मखसूस जगह पर लाया। नरमी से चाहत को नीचे उतारा और उसने मुंह में आया लफ्ज़ बिलाखिर बोल दिया, सब पता चल जाएगा, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। उसने गीली जैकेट उतार कर एक तरफ रखी। चाहत ने भी गीला कोट उतार कर रख दिया जिसमें बारिश का पानी टपक रहा था। अब सामने एक मैट्रेस पर नर्म बिस्तर लगा था जिस पर बेदाग मखमली चादर बिछी थी। उसने सारे पर्दे बराबर किए, पलटकर चाहत की जानिब देखा जिसके होंठ सर्दी की शिद्दत से नीले हो रहे थे। वो सहमी हुई हिरनी जैसी उसे दर्जीदा निगाहों से देख रही थी। वो उसका हाथ थामकर बिस्तर पर ले गया। चाहत बैठी तो वो उसकी गोद में सर रख कर लेट गया और चाहत का हाथ अपने बालों पर रखा। चाहत, कभी कभी हम दिमागी, जिस्मानी और नफ्सियाती लिहाज से इतना थक जाते हैं कि हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत महसूस होती है जो हमें सहारा दे, हमारी बात समझे, अपना अपना कंधा दे हमारा गम बांटने के लिए। बहुत थक गया हूँ खुद से लड़ते लड़ते, अब मैं हार गया हूँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने बाजुओं को तुम्हारे गिर्द हाइल कर दूँ, तुम्हें खुद से लगाकर अपने सारे गम, थकन, उदासी, खामोशी तुमसे बांट लूँ। तुम्हारे इन नर्म बाजुओं के हिसार, तुम्हारी गुर्बत में सुकून की नींद सो जाऊँ। वो उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा खुद पर झुकाते बोला। चाहत ने सटपटा कर नज़रों का जाविया बदला। यारम ने उसकी मरमरी कलाई में दीदा जेब नफीसा ब्रेसलेट पहनाया जिस पर हार्ट बना था और यारम लिखा था। उसने मोहब्बत भरा बूसा लिया तो चाहत की धड़कनें उसके कानों में सुनाई देने लगी। मेरे प्यार करने का तरीका ज़रा अलग किस्म का है, सह पाओगी? वो उसके लबों को अपने पूरों से सहलाते मध्यम आंच देते लहजे में पूछ रहा था। चाहत ने अनारी चेहरे से इस्बात में सर हिलाते आंखें मीच लीं। यारम बलोच के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे खुद के करीब किया। मगर आपने ब्रो का नहीं बताया। चाहत के बाकी अल्फाज को अपनी शिद्दत भरी जसारत में मदगम कर चुका था। उसका दिल उछलकर हलक में अटक गया और सांसें थमी। रिहाई पाते ही वो ज़ोरों से धड़कते दिल पर हाथ रखे गहरे सांस लेने लगी। सारे सवालात भूल गई थी वो अब। अपने जज्बात की रोह में बहते वो उसे अपने साथ किसी और दुनिया में ले जा रहा था। चाहत के तो आसाब सल्ब होना शुरू हुए। वो अब उसके चेहरे को अपनी शिद्दत भरे लम्ब से फूलों की तरह महकाने लगा। उसका चेहरा उसके इल्तफात पर लहू झलका रहा था। वो उसकी पनाहों में खुद को बहुत महफूज और मुतमईन महसूस कर रही थी। मोहब्बतों की बारिश में भीगती शब धीरे धीरे सिरक रही थी। मैं चुप रहा तो गलत फहमियाँ और बढ़ीं। वो भी सुना उसने जो मैंने कहा नहीं। वो हॉस्टल के कमरे में बैकग्राउंड से टेक लगाए किताब लेकर नीम दराज सा था। पिछले 1 साल से यही कैफियत थी। जब कभी वक्त मिलता ज़रिश बलोच से वीडियो कॉल पर बात कर लेता, मगर उसे एक बार भी कॉल नहीं की। उसी के बारे में सोचते उसने खुली हुई किताब पलटकर बिस्तर पर रख दी और पास पड़ा मोबाइल उठाया। तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र हमेशा, तेरी बात मुसलसल। मैं मोहब्बत में उस मकाम पर हूँ जहाँ मेरी ज़ात रहती है।
तेरी ज़ात मुसलसल। उसने मैसेज टाइप किया, फिर हादिया के नंबर पर सेंड करने लगा कि अपने लिखे अल्फाज को रिमूव कर दिया। मोबाइल बिस्तर पर रखते अपने बालों को दोनों हाथों से जकड़ा, दिमाग फटा जा रहा था। फिर उसने कुछ सोचकर वापस मोबाइल उठाया, जिसमें दूसरी सिम एक्टिव की जो उसके पास एक्स्ट्रा थी। वो कभी कभार उसे इस्तेमाल करता। ये नंबर उसका ज़्यादा लोगों के पास नहीं था। हादिया के नंबर पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क बनाकर व्हाट्सएप कर दिया और उसके रिएक्शन का इंतज़ार करने लगा। है आस खिड़कियां हैं, बेआस खिड़कियां हैं, सितारे उदास हैं, आंखों में आज नींद का कोसों नहीं पता। वो तन्हा कमरे की खिड़की में खड़ी तारों भरे आसमान को तक रही थी, अपने हाथ की पुरानी खुशगवार यादों में खोई हुई थी। तभी मोबाइल पर मैसेज नोटिफिकेशन मौसूल हुआ तो चौंक कर मुड़ी। छोटे छोटे कदम उठाते बेदिली से बेड पर आकर बैठी और मोबाइल उठाकर देखा। कोई अनजान नंबर से मैसेज आया था। कोई डीपी भी नहीं लगी थी जिससे वो कुछ अंदाज़ा लगा पाती। उसने ओपन किया तो वहाँ सवालिया निशान के अलावा कुछ ना था। उसने नखुवत से सर झटक कर मोबाइल पटक दिया। अचानक उसके ज़हन में ख्याल बिजली की तरह कूदा। मेरे प्यार से इनकारी तो नहीं था वो कभी। जिस तरह मुझे उसकी याद आती है वो भी तो मुझे याद करता होगा कहीं ये हाथ। उसने वापस मोबाइल उठाया और मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। हाथ बलोच, जो मोबाइल हाथ में लिए उसके रिप्लाई के इंतज़ार में था। हाथ बलोच के अलावा किसी में इतनी जरूरत नहीं कि उसकी बलोचन साई को मैसेज करे। नीचे हंसी वाले रिएक्ट थे। पहले अल्फाज पढ़कर वो चौंका, फिर रिएक्ट्स देखकर उसकी पेशानी पर पल पड़े। उसने मोबाइल ऑफ किए, बिस्तर पर उछाला और मुंह पर तकिया रखकर आंखें मींच लीं। दूसरी तरफ हादिया ने देखा, उसका मैसेज सीन हो चुका था, मगर मैसेज देखकर वो ऑफलाइन हो गया। जितना मर्जी मुझसे बेखबरी और बेइतनाई का मुजाहरा कर लो, मुझे पता है तुम मेरे बगैर खुश नहीं। उसने ज़ख्मी हंसी हंसते हाथ का तकिया उठाकर सीने से लगाया और उसे जोर से खुद में भींच दिया। आज भी उसके तकिए से उसकी महक आती थी। क्या हुआ बासित? हाथ ने अपने रूममेट को उदास देखकर पूछा। कुछ नहीं यार, जोया अपने घर गई थी, अभी तक हॉस्टल वापस नहीं आई और ना ही कॉल अटेंड कर रही है। वहाँ सब खैरियत ही हो? उसने तफक्कुर भरे अंदाज में कहा। फिक्र ना कर यार, सब ठीक होगा, उसने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा उसे। ससी उठ, 8 बज गए हैं, कितनी देर लगेगी? आतिश बलोच ब्लू जीन्स पर चॉकलेट ब्राउन शर्ट और ब्लेज़र पहने बहुत हैंडसम दिख रहा था। ससी जो हिजाब सेट करने में आधी हुई जा रही थी, उसकी आवाज़ पर अचानक चौंक कर उसे देखा तो देखती रह गई। सुर्खो सफ़ेद चेहरे पर ताज़ा शेव की नीलाहटें नुमायाँ थी। वजीद चेहरे पर हमेशा की तरह नरमी भरे तासुरात। वो ससी को अपनी तरफ यकटुक देखते दिल खोलकर मुस्कुराया, जिससे उसके डिम्पल नुमाया हुए उसने गला खंकार कर उसे होश दिलाया। ससी हड़बड़ाकर नज़रों का जाविया बदल गई। घर वापस आएंगे ना तो पूरी रात होगी आपके पास, आराम से अपने शोर के नज़ारे कीजिएगा। अभी चलें? वो शरारत से बोला। ऐसी बात नहीं, गलती आपकी है, आप हर बार पहले से भी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। और प्लीज़ इसे पहना देना, मुझसे ये लिया नहीं जा रहा। उसने हिजाब की तरफ इशारा किए कहा तो आतिश बलोच ने आगे बढ़कर स्कार्फ उसके चेहरे पर रखकर गोल घुमाते अच्छे से सेट करके पिन कर दिया। उसने एक तफसीली निगाह सस्सी की तैयारी पर डाली। डार्क ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामा पहने, पाँव में कुसा, शानों पर हमरंग नीला दुपट्टा, बालों और गर्दन को अच्छे से स्कार्फ से कवर किए। लाइट पिंक लिपस्टिक और मस्कारे में वो बिल्कुल नाजुक सी खिली हुई कली की मानित लग रही थी। कैसी लग रही हूँ? उसने आतिश को अपना जायज़ा लेते देखा तो पूछे बिना न रह सकी। तभी आतिश बलोच उसके करीब आया और सस्सी ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा सा झुककर उसके गुलाबी रुखसार पर नरमी से अपने लब रख दिए। सस्सी तो शर्म से पानी पानी हो गई। उसने सटपटाकर नज़रों का जाविया बदला। लेट्स गो यार, इट्स टू मच लेट। वो उसे मज़ीद शर्माने का मौका दिए बगैर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लिए यूनिवर्सिटी के रीयूनियन फंक्शन में गया। वो हवेली की सीढ़ियाँ उतर रहा था कि अचानक हादिया सामने आ गई। हर पल दिल को तुम्हारी कमी सताती है, कई रातों से सो नहीं पाई, देखो तुम्हारे बिना क्या से क्या हो गई, देखो ना तुम्हारे बिना क्या से क्या हो गई हूँ। हाथ ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो आंखों के गिर्द से हल्के थे, चेहरा भी कुमलाया हुआ सा था, मगर वो नज़रअंदाज किए जाने के लिए मुड़ा। तभी हादिया ने उसका बाजू पकड़कर उसे जाने से रोका। तुम्हारे फिराक में इतने तारे गिने, अब तो तारे गिनते गिनते मेरे हाथों की उंगलियां भी जलने लगी हैं। मैं तुम्हारे आसरे पर हूँ हाथ बलोच, मुझे फासलों की मार मत मारो, मर जाऊंगी मैं। हादिया उसके बियर्ड ज़दा गाल को अपनी पूरों से छूकर उसकी आंखों में आंखें गाड़े धीमे लहजे में बोली, जाने दो मुझे। हाथ ने उसका हाथ अपने बाजू से पीछे झटका। दिल तो तुम छीन ही चुके हो, एक जान रह गई है, वो भी लेना चाहते हो क्या? एक बार कहकर देखो, हंसते हंसते जान भी वार दूंगी तुम पे। मगर हाथ बलोच संग दिल बना बेतासुर खड़ा रहा। हादिया उसके स्पार्ट अंदाज देख गमज़दा हुई। तुम क्या चाहते हो, मैं चली जाऊँ यहाँ से? कहो।
कहो तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से, या मैं हंसूं या रोऊं? तुम तो मुझे अकेला छोड़ गए हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे पास ना होने से? जैसे मेरा ज़ब टूट रहा है तुम्हारा इंतज़ार करते करते, क्या तुम्हारा ज़ब सलामत है? वो उसकी शर्ट का कॉलर दबोच कर गुर्राई। जिस तरह तुम्हारी यादें दिन रात मेरे दिलो दिमाग में भूचाल मचाए रखती हैं, क्या मेरी यादें भी तुम्हारे दिल में मचलती हैं? तुम्हारी जुदाई और यादों में जब मैं रोती हूँ तो क्या मेरे अश्क तुम्हारे दिल पर गिरते हैं? तुम्हारा अक्स, तुम्हारा तस्वुर हमा वक्त मेरे साथ साथ रहता है, क्या तुम्हारे तस्वुर के पर्दों पे मेरा अक्स भी उभरता है? तुम्हारे संग बीते पल जब याद आते हैं तो उनसे निकलना मेरे लिए अज़ाब बन जाता है। क्या तुम्हारी नज़र कभी मेरी याद पर नहीं ठहरती? जिस तरह मुझे तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे तकिए से, तुम्हारी हर हर शय से तुम्हारी महक आती है, क्या मेरी खुशबू तुम तक नहीं पहुंचती? मेरे ख्वाबों को पलकों पर टूटने से पहले ही लौट आओ, लौट आओ। उसकी आवाज़ हथौड़े की मानिंद उसके दिलो दिमाग पर कारी वार कर रही थी। हाथ बलोच झटके से उठ बैठा, इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई। वो हॉस्टल के रूम में था। वो शायद उसके बारे में सोचते सोचते सो चुका था, तभी वो ख्वाब में आकर उसे झिझोड़ गई थी। हाथ ने पेशानी पर हाथ लगाया जो पसीने से तर थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने तुमसे दूरी बनाकर खुद को सज़ा देने की कोशिश की थी। खुद को सज़ा देने के चक्करों में मैं तुम्हें ही सज़ा दे बैठा। उसने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करते एक फ़ैसला लिया और उस पर अमल दरामद करने के लिए बिस्तर से उठा था। आतिश बलोच और ससी दोनों फंक्शन पर पहुंच चुके थे। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। सब लड़के लड़कियां जदीद तर्ज के कपड़ों में मलबूस चहक रहे थे। ससी ने उस नए माहौल से डरते आतिश बलोच को देखा तो उसने ससी की घबराहट को समझते उसके नाजुक हाथ को अपने हाथ में लिए रश चीरते आगे की तरफ कदम बढ़ाए। इस कदर पुरसकून जगह पर उसे कदरे पुरसकून जगह पर लाकर हाथ छोड़ा। वहाँ चेयर्स और गोल मेज लगे थे। आतिश ने उसे उनमें से एक टेबल पर बिठाया। दूर से उसके कुछ दोस्तों ने उसे वहाँ देखा तो हाथ हिलाकर उसकी तरफ आने लगे। तुम यहीं बैठो और परेशान नहीं होना, मैं यहीं हूँ, अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। उसने थोड़ा सा झुककर सस्सी को कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। हाउ आर यू बडी? एक दोस्त ने उसके शाने पर हाथ रखकर पूछा। फाइन यार, उसने मुस्कुरा कर कहा। ये तुम्हारे साथ कौन है? फारिया और सारा ने आतिश को एक लड़की से बात करते देखा, मगर उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उसकी पुश्त थी उनकी तरफ। माई वाइफ? व्हाट? सारा हैरत ज़दा आवाज़ में बोली। वो तो शॉक्ड हो गई थी इस खबर से। तभी कुछ लम्हों में खुद को संभाल मुझे उससे, ज़रा मैं भी तो देखूं तुम्हारी चॉइस। मुझे और सारी यूनिवर्सिटी की लड़कियों का दिल तोड़कर तुमने किसको चुना आखिर? वो हकारत ज़दा आवाज़ में बोली। डोंट आतिश, ये चुड़ैल नज़र लगाएगी तुम्हारे कपल को। फारिया ने सारा की तरफ घूरकर देखते हुए तीखे लहजे में कहा। इन्हें छोड़ो आतिश, मुझे तो मिलवाओ भाभी से। साइम और वाहिद उसकी तरफ देखकर बोले। वो इस बात में सर हिलाए उनके साथ ससी को ले आया। मीट माय वाइफ ससी। ससी ने सबको अपने पास खड़े देखा तो उठ खड़ी हुई। आतिश ने फ़ौरन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर नरमी से दबाकर उसे अपने साथ होने का एहसास दिलाया। तभी घबराई हुई ससी के फूले हुए सांस बहाल हुए। हेलो भाभी, आद ने खुश दिली से हाथ आगे बढ़ाया। हाउ ओल्ड फैशन, नाम से किसी गांव की लग रही है। आतिश तुम निकले ना आखिर वो दकियानूसी सोच के बलोच। पढ़ना शहर में है मगर शादी अपने गांव की गोरी से। सारा इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसी। ससी ने बिना हाथ बढ़ाए उसका जवाब दिया। हेलो। तो सारा ने कहका लगाया। आहत का ससी के लिए आगे बढ़ाया हाथ देकर। आहत ने खजालत से सर खुजाते हुए हाथ नीचे किया। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं दकियानूसी हूँ। मुझे पसंद नहीं कि मेरे महरम पर कोई नामहरम हाथ लगाए, यहाँ तक कि देखे भी। मैं इसका मुहाफिज हूँ। आखिरत में मैं जवाब दूँगा उस खुदा को हाजिर नाजिर जानकर। निकाह करके इसे अपनी इज्जत बनाया। इसकी इज्जत करना और करवाना दोनों अच्छे से आता है मुझे। जिसको मेरी बीवी से, इसके गांव से वाबस्ता होने से मसला है ना, मेरी तरफ से उसे एक मशवरा है, दोबारा मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है उसे। अब की बार उसने करकता आवाज़ में कहा तो सारा के तो सर पर लगी और तलवों पे बुझी। वो तीखे चतूनों से घूरते तनफन करती दूसरी तरफ चली गई। सस्सी तो हैरत का मुजस्मा बनी उनके दरमियान खड़ी थी। उसने मेरी खातिर अपने दोस्तों को नाराज़ कर दिया। यू आर ग्रेट आतिश, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसा इंसान मेरा दोस्त है। आहत ने उसके शाने पर हाथ रखकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो आतिश हल्का सा मुस्कुराया। सब एक ही टेबल पर बैठ गए और यूनिवर्सिटी के यादगार किस्से दोहराने लगे। सभी खामोशी से उन सब बातों को सस्सी भी सुन रही थी। फंक्शन अरूज पर था। आज हमारे इस रीयूनियन फंक्शन में हमारे पास है हमारी यूनिवर्सिटी के पिछले साल के सिंगिंग कॉम्पिटिशन के विनर आतिश बलोच। तो क्यों ना आज एक बार फिर उनकी आवाज़ का जादू जगाया जाए। स्टेज पर मौजूद आतिश के क्लास वालों ने माइक पर अनाउंस किया तो आतिश ने मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाया उसकी शरारत पर। जाओ आतिश,
आज का सॉन्ग भाभी को सोच कर गाना, आखिर हम भी तो देखें हमारी क्यूट सी भाभी के लिए तुम्हारे दिल में क्या फीलिंग्स है। फारिया ने मुस्कुराते आतिश बलूच से कहा तो वो ससी के शाने पर हाथ रखकर आंखों के इशारे से पुरसकून रहने का कहते स्टेज की तरफ बढ़ गया। सबकी नज़रें स्टेज पर मौजूद हैंडसम आतिश बलूच पर सजी थी। माइक उठाते कान से लगाया और होंठों के पास किया। ससी की तरफ देखा जो महवियत से उसी की और सस्सी की तरफ देखा जो महवियत से उसी की जानिब देख रही थी। सस्सी को अपने पास आने का इशारा किया। वो किसी ट्रांस की कैफियत में मुब्तला सहरज़दा सी उसके एक इशारे पर उठकर उसकी ओर खींच दी गई। है दुआ तुझे देखते देखते दम निकल जाए, आखिरी अल्फाज उसने ससी की आंखों में देखते अदा किए। दोनों की आंखें मिली। वो दुनिया जहान से बेगाना एक दूसरे में मदगम थे। तभी तालियों की गूंज ने उस वसूखेज मंजर में खलल डाला और वो चौंक कर होश में आए। आतिश बलोच ने माइक पे ससी का तारुफ अपनी बीवी की हैसियत से करवाया तो सभी उन्हें विशेष देने आने लगे। ससी की आंखें भीगने लगी। एक ऐसा वक्त था जब वो सहरा की धूल में बेआसरा बेआबरू बेलिबास पड़ी थी। आज उस शहजादे ने उसे दुनिया के सामने अपने नाम से मुतारिफ करवा के उसे इज्जत भरा मकाम दिलवा कर उसकी ज़ात को सुरखरू कर दिया था। आज किसी की निगाहों में उसके लिए हकारत या नफरत का जज्बा नहीं था। सब उसे रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे। वो अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करती कम था। शहजादे के लिए उसके दिल में प्यार तो पहले ही था, लेकिन आज उसकी इज्जत और कदरों मंजिलत में भी इजाफा हुआ। कैसे आपने सहरा की धूल को उठाकर माथे की जीनत बना लिया। वो दिल में उस फरिश्ता सिर्फ इंसान के बारे में बस सोच कर ही रह गई थी। वो जब हवेली पहुंचा तो सामने कोई भी नहीं था। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। तकरीबन सब कमरों की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला तो देखा हादिया उसके तकिए को अपने सीने से लगाए मीठी नींद के मज़े ले रही थी। चेहरे पर आज कितने अरसे बाद मुस्कुराहट ने अहाता किया। वो कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक किया। नाइट बल्ब में अपने बेड पर मज़े से सोई हादिया को देखकर उसके चेहरे पर शरारती तासुरात नुमाया हुए वो धीरे धीरे बेआवाज़ कदम उठाता अपनी मखसूस चाल चलता ऐन उसके सामने आन रुका और सीने पर हाथ बांधे उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिया। बलोचन साईं, आपकी नींदें उड़ाने का वक्त हुआ चाहता है। आज आपके होश उड़ाने का मज़ा आएगा। उसके रिएक्शन का सोचकर बेइख्तियार हाथ बलोच के चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई। मध्यम रोशनी में वो उसके हसीन सरापे से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। वो आज अनजाने में ढीला सा उसके पसंदीदा स्याह रंग का लिबास सेब तन किए हुए थी। दुपट्टा एक तरफ पड़ा था और वजूद कम्फर्टर से बेनियाज। वो उसके मरमरी वजूद को अपनी नज़रों के हिसार में रख के सोच रहा था कि कभी उसने हादिया को इतने गौर से या बगैर दुपट्टे के देखा ही नहीं था। वो थोड़ा सा झुका और उसके वजूद से उठती संदली महक को अपनी सांसों में उतारने लगा। फिर हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को नरमी से कान के पीछे किया। अब बगौर उसके चांद से चेहरे को जायज़ा लेने लगा। फिर झुककर उसके मखमली गाल को अपनी उंगलियों के पोरों से सहलाने लगा। तभी उसकी नज़र हादिया की शारक पर बने उसके दिल पर गई। हाथ बलोच के दिल ने एक बीट मिस की। वो उस पर इख्तियार रखता था। दिल ने आवाज़ लगाई। वो दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहता मज़ीद झुका और अपने लब उसकी शारक पर रख दिए। चंद लम्हे वो उसी सहरंगेज़ लम्हों की कैद में रहा। फिर होश आने पर लब हटा लिए। उसे हैरत हुई कि वो ज़रा सा भी नहीं कसमसाई। ये बात कुछ हजम नहीं हुई बलोचन साईं। आपका बलोच इतनी दूर से आपको चौंकाने आया और आप हैं कि ना हिलकर उसे चौंकाई दे रही हैं। उसके याकूती लबों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए जज्बात से चूर बहके अंदाज में उसके कान के करीब चेहरा किए वो बोला, मगर उसने फिर भी हरकत नहीं की। वो बहुत गहरी नींद में सोती थी। तभी उसे उसकी कार्रवाई का इल्म नहीं हुआ और उस पर अपना तसल्लुत कायम किए उसके गुलाब होंठों को कैद करता शिद्दत इस कदर थी कि बेखबर सोई हादिया पहले तो नींद में कसमसाई, फिर सांस रुकने पर हड़बड़ाकर बेदार हुई और दोनों हाथों से जोर लगाकर उसके सीने पर रख के उसे खुद से दूर किया और गहरे सांस लेती सांसें हमवार करती फटी आंखों से अपने सामने हाथ बलोच को देखने लगी। वो उसे इस तरह बेवक्त सामने देख कर ख्वाब की कैफियत समझती, मगर जो कार्रवाई उसने अभी की थी वो उसे हकीकत से रूशनास करा गई कि वाकई वो वापस आ चुका था। वो जो हाथ बलोच को मैसेज करके उसके जवाब का इंतज़ार करते करते वैसे ही नाइट बल्ब ऑन करके सो गई थी, मगर अभी उसे सोए बमुश्किल 2-3 घंटे भी ना गुजरे थे कि अचानक उसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। जब बेदार हुई तो बेख्तियार खुद पर झुके हाथ बलोच के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे दूर किया खुद से और अब वो बैठी गहरे गहरे सांस लेने के साथ खांस भी रही थी। आंखों में पानी भर गया था। क्या बदतमीजी है ये, उसके हलक से घुटी घुटी आवाज़ निकली। नींद से बोझल आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। अब हाथ बलोच बेड पर उसके करीब बैठ चुका था। बलोचन साईं, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, मायनी खेजी से कहता वो उसके होश उड़ा चुका था।
अब मुकम्मल नींद उतर चुकी थी हादिया की और हवास बेदार हो चुके थे। वो उसके बदले तेवर देख अंदर ही अंदर बल खाकर रह गई, मगर कुछ देर पहले की गई जसारत पर उसका रंग अनारी हुआ। हाथ बलोच उसका उड़ा रंग देख खासा महसूस हुआ और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ कर उसे तकिए पर लगाए उस पर झुका। वो उसकी आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर आबाद देख उसकी गरीफ में मचलते बोली, बहुत हो चुका दूर दूर रहने का खेल, अब तो मिलन की घड़ियां हैं मोहतरमा। तुम समझते क्या हो खुद को? जब जी चाहत छोड़कर चले गए, पलट कर खबर ना ली, अब दिल किया तो आ गए मुंह उठाकर, और अपने ये दांत अंदर रखो वरना तोड़ दूंगी। सख्त जहर लग रहे हो इस वक्त मुझे तुम यूं हंसते हुए। वो उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ी गुस्से से बोली, जबकि हाथ ने उसे बेड पर लिटाया और दोनों बाजू ऊपर करके मजीद झुककर उसकी राह फरार के रास्ते बंद कर चुका था। हादिया बुरी तरह उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती बेहाल हुई। झूठ बोलती हो, मैं जानता हूँ, हर हाल में मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, चाहे दांत तोड़ो या सब कुछ तोड़ दो। आज तो मैं अपना पेंडिंग काम करके ही रहूँगा पूरा। वो जिस पुख्ता और जुमैनी अंदाज में बोल रहा था, हादिया की जान हवा होने लगी। मजीद उसकी कुर्बत उसे बेहाल कर रही थी। हाथ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अगर ऐसा वैसा कुछ किया ना तो क्या बलोचन साईं, वो अबरू झुकाकर बोला। तो उसे समझ नहीं आई कि वो ऐसे में क्या बोले। उसे अपने लबों पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ तो उसने उंगली रख कर देखा, खून की नन्ही बूंदें थी। तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो खूनखार नज़रों से उसे देखते दबी दबी आवाज़ में घुर्राई। तो पी लो ना, रोका किसने? लेकिन बिल्कुल मेरी तरह। आओ ना मिलकर एक दूसरे का खून पी लेते हैं। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरकर शरारत आमेज अंदाज में बोला। चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे जब रिंग की टोन ने उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। हाथ बलोच खासा बदमज़ा हुआ। आराम से वो हादिया को छोड़कर खड़ा हुआ, बेड से उतरा, पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कान से लगा। बोलो, उसने मुकाबिल से कहा। हाथ तुम्हारे रूममेट बासित ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली और तुम रूम में मौजूद नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जहाँ भी हो जल्दी वापस आओ। ओके, आता हूँ। उसने फ़ोन बंद करके ठंडी आप भरे थे हादिया की तरफ देखा। वो अपना दुपट्टा ओढ़ रही थी, साथ साथ उसे तीखी नज़रों से भी घूर रही थी। वो चलते हुए उसके करीब आया। जल्दी दोबारा रोमांटिक से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना। वो फिर से उस पर झुकते एक बेबाक जसारत करते पीछे हुआ और शरारत से आंख विंक किए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हादिया बुत बनी वहीं साकित रह गई। रात बारिश होने के बायस मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू उसकी सांसों में उतरने लगी तो उसने अपनी नींद से बोझल सुरमई आंखें मसल कर खोली। सर्द हवा के दोष पर पर्दे फड़फड़ा रहे थे। जैसे ही उसने नज़र अपने साथ वाले तकिए पर की तो आंखों की पुतलियां हैरत से दो चंद हुई। खाली बिस्तर उसका मुंह चिढ़ा रहा था। वो झटके से उठ बैठा। अपनी शर्ट पहनकर उसे बटन बंद करते वो हाथों से पर्दों को पीछे करते बाहर निकला उसे ढूंढने, मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी और वो उस सहरा के बीचों बीच अकेला खड़ा था। क्या उसने सब कुछ पाकर भी सब खो दिया? इस बात का फैसला तो आने वाले वक्त ने करना था।